नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड में आपका बहुत स्वागत करता हूं और बिहार के जो नतीजे आए हैं उनने बहुतों को हैरान परेशान कर दिया है। दरअसल इन नतीजों के पीछे की कहानी क्या है? क्या थी बीजेपी की रणनीति? क्या होती है उनकी मेहनत? किस तरीके से बनती है स्ट्रेटजी और क्या योजनाएं होती हैं महिलाओं वाली जो क्या हर बार एक विनिंग फार्मूला बन गई हैं? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संजीव आचार्य जी और ऋषि पांडे जी। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और ये जो परिणाम आए हैं संजीव भाई, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे परिणामों की उम्मीद थी क्या कि एकदम क्लीन स्वीप? नहीं, इतनी तो उम्मीद मुझे लगता है मेरी भाजपा के लोगों से भी बातें हो रही थी। इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि आपने देखा वो खुद जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा था 160 से ऊपर सीटें आएंगी। यानी एक अंदाज़ा तो उनको था कि हम सरकार बना रहे हैं, पर 160 सीटें तक उन्होंने भी कहा था, 170-75 तक कुछ नेता बोल रहे थे। मुझे लगता है 3 बहुत बड़े फैक्टर थे जो कि इनको भी नहीं लगा कि गेम चेंजर साबित होंगे, जिसमें कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में गए, वो 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में जाना, और उसके बाद ये कहना कि ये चलेगी स्कीम, आगे 2-2 लाख रुपए भी देंगे महिलाओं को सशक्तिकरण के आप लिए। अपना प्रपोजल वो लेके एक आएंगे बहुत तो बड़ा बिल्कुल। कारण बना। और दूसरा कारण था कि जो लालू के जंगल राज की याद जो प्रधानमंत्री ने और पूरी भाजपा ने एक बार बहुत बार दिलाया। सुविचारित और सुनियोजित रणनीति के तहत इन्होंने क्या करा कि महिलाओं के लिए तो ये हो गया आर्थिक वाला, पुरुषों के लिए जो बड़े हैं उनके लिए हो गया लालू राज की याद दिलाना, और जो युवा हैं उनको लगा कि ये सब तमाशा हो रहा है और इसमें कभी इधर गए कभी उधर गए, वो भटक गए सारे, कभी उसकी रैली कभी इसकी रैली, झगड़ा ये वो। कुल मिला के जो प्रधानमंत्री ने बड़े प्रभावी ढंग से, अमित शाह ने भी बोला ना कि ये कट्टा रख के और ये बंदूक रख के और उसी राज को ले आएंगे और यहाँ पे फिर वापस एक बार जंगल राज हो जाएगा, उसकी याद महिलाओं को भी आ गई। महिला इस बार बिहार के चुनाव की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है। इसका अंदाजा इनको भी इतना नहीं था। इसे आपको क्या लग रहा है, क्या कारण रहे और इतनी बड़ी विक्ट्री एकदम क्लीन स्वीप की? बीजेपी के जो 101 सीट पे चुनाव लड़ी और तकरीबन 89 लोग जीते, यानी कि 10-11 ही लोग हारे। मेरे को लगता है जो संजीव भाई कह रहे 101% वो बात बिल्कुल सही, जितनी सीट लड़ी उतने प्रतिशत बात भी सही है ये वाली कि किस कैसे बीजेपी ने जो गेम प्लान किया होगा। शिवराज सिंह चौहान वाकई में बहुत आइडियल है इस पॉलिटिक्स के हिसाब से। उन्होंने पहले से ही हर चुनाव के समय वो एक ऐसा गेम खेलते रहे। आपको याद हो सबसे पहले लाडली लक्ष्मी लाए, फिर लड़कियों के लिए, मतलब उनका पूरा जो पूरा योजना रही वो मतलब महिलाओं से सेंटरिंग रही, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके सेंटिमेंट्स को जल्दी से कैश किया जा सकता है। और उनके जन्म से लेके उनके शादी तक पूरा पूरा शिवराज जी जो जिस तरीके से उसका वृत्तांत भी सुनाते हैं अपनी सभाओं में, वो तो एक कारण हो गया। पर अब मुझे इसका एक बड़ा खतरा भी लग रहा है ब्रजेश। आज से जो भी सत्ता में बैठा है ना, अब वो जिंदगी भर सत्ता में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया 4.5 साल तक आप कुछ भी करो, चुनाव के 6 महीने पहले एक ऐसी लोक लुभावन कोई सी भी योजना लाओ, सीधे डायरेक्ट। अब पहले क्या होता था कि आप चुनाव के रात को जो पैसा वैसा बढ़ता था ना, अब उसको कानूनी रूप से बांटना शुरू कर दिया और उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब पैसा जा रहा है, दूसरा महिला के खाते में पैसा जा रहा है। महिला का खाता इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो उसका पैसा वहाँ पे स्थायी रहेगा। जब यदि महिला के पास 10,000 आ रहा तो उसके आदमी को और उसके बेटे को वोट डालने में क्या दिक्कत है? 10,000 तो आई गया ना, घर में आया ना, महिला कौन सी खुद उड़ाने के लिए जा रही है? तो ये मेन तो जो कारण रहा 10,000, उससे बढ़ के बाकी जो भी जंगल राज वगैरह वो तो था ही था। मगर दूसरा, इसका काउंटर के लिए कांग्रेस के पास और आरजेडी के पास वैसी तैयारी नहीं थी। अब तेजस्वी यादव 30,000 रुपये महीने देने की घोषणा कर रहे थे, पर कब? जब सरकार आएगी, मतलब जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। तो इसलिए लोगों के पास उतना शऊर का, उनको तो कैश मिल गया, तो कैश के बाद सब खेल ही खत्म हो गया। हाँ, जैसे यहाँ भी शिवराज जी ने जब लाडली बहना शुरू किया तो सबके खातों में पैसे जाने लगे। और फिर जब कांग्रेस ने उसी वक्त अपना 10-10 हज़ार रुपये बांटने की स्कीम लगाई, हम तो हर महीने 10,000 देंगे, महिला गारंटी योजना, तो उन्होंने कहा काय की गारंटी फारंटी, हम तो दे ही रहे हैं, दे चुके भाई, हम तो दे ही रहे हैं खाते में और मैं बताऊं तो फिर उसके बाद जो ट्रेंड सेट हुआ तो तकरीबन हर राज्य में ऐसी योजना है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है, वहाँ 1,000 रुपये मिलते हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना है, वहाँ 2,500 रुपये मिलते हैं। एक महालक्ष्मी योजना तेलंगाना में है। हरियाणा में दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना में 2,100 रुपये मिलते हैं। तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना है, वहाँ 2,500 रुपये मिलते हैं। तो तकरीबन सभी राज्यों ने एक तरीके से महिलाओं को लुभाने के लिए, और इस जो चुनाव परिणाम था इसमें भी महिला वोटरों ने बढ़ के वोट दिया। और एक चीज़ किसी ने अजीब निकल के आई है अभी कि जो युवा वोटर हैं,
युवा वोटर में आधी तो महिला है ना, हर जगह आधा हिस्सा महिलाओं का है। बिल्कुल। तो जो महिलाओं को प्रेरित किया वोट डालने के लिए, तो उससे मगर एक बड़ी चीज़ निकल के आ रही है इस पूरे चुनाव में कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के नेताओं की जो मेहनत है उसको क्यों भूल रहे हैं। बीजेपी के नेता कई महीनों से वहाँ डटे रहते हैं और बड़े गांव-गांव में जाके काम करते हैं, चाहे बड़ा नेता छोटा नेता कोई भी हो। तो आप लोग कैसे आप लोगों ने कभी नेताओं से कभी मुलाकात हुई जो महीनों पहले जाके वहाँ डेरा डाल लेते हैं और लगातार काम करते हैं? बिल्कुल। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 14 से तो लगातार चुनाव जीती रही जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। और जब से आप ये देखो कि अमित शाह को चाणक्य लोग बोलने लगे, सबसे बड़ा कारण इनके यहाँ है, एक तो इनको सबसे बड़ा सपोर्ट है आरएसएस का। एक इतना बड़ा नेटवर्क आरएसएस का पूरे देश में है, वो इनको संगठन की सारी योजनाएं देते हैं, कैसे मंडल लेवल पे जाना है, कैसे विभिन्न समूहों में जाना है। आप ये देखो कि आपको आरएसएस के वकील भी मिलेंगे, आरएसएस के संगठन में मिलेंगे, पत्रकार भी आरएसएस के संगठन में मिलेंगे, आरएसएस से जुड़े हुए तमाम व्यवसायी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, बहुत लंबे समय से उनको अलग अलग, आपने भी देखा होगा, ऋषि भाई भी इतने साल से देख रहे हैं कि ये इनके अंदर पैठ ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गए तभी बनाते हैं, साल भर ये इनका सिलसिला अनवरत जारी रहता है बैठकों का और उनके यहाँ जाने का। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवारों के साथ जाके संपर्क बनाना। और फिर संगठन से भाजपा चुनाव लड़ने के 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है। और आप ये देखो कि कांग्रेस पार्टी तो आखिरी दिन तक ये तय नहीं कर पाती है कि इसके यहाँ पर हाँ चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति में कौन बना दिया, वो साउथ का है अल्लू वल्लू। अब वो दिक्कत ये हो जाती है कि जिनको ये पता ही नहीं कि बिहार में क्या है और वो बना देते हैं, तो वो वहाँ जल्दीबाजी में संगठन में तय करते हैं, हाँ इसको टिकट दो उसको मत दो। बीजेपी कितने, आप मध्य प्रदेश में देखा था पिछली इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टिकट 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बांट दिए थे, उसमें से आधी सीटें जीते। और कांग्रेसी कहते थे बड़े कि अरे इतने दिन तक तो थक जाएंगे और हार जाएंगे, बल्कि उससे ये हो गया कि सारे मुद्दे गौण हो गए, उनको 1.5 महीने काम को टाइम मिल गया, असंतुष्टों को मनाने का मिल गया। हाँ, ये बिहार में आप ये देखिए कि इतने लंबे समय से वहाँ पर बीजेपी जो है संगठन के स्तर पे काम कर रही थी। प्रभारी इनके जाते हैं, संगठन के लोग जाते हैं, वो जाके मीटिंगें लेते हैं, फिर उसके बाद असंतोष किसमें हो सकता है उस वर्ग को थामने का प्रयास करते हैं। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रणनीति बीजेपी की है, जो तब से चली आ रही है, आपने देखा होगा शुरू से, कि उन सीटों पे जहाँ पे कभी नहीं जीते, ये उनको चिन्हित करके, उनको आकांक्षी सीटें बोलते हैं, आकांक्षी सीटें, जैसे हाँ। छिंदवाड़ा आकांक्षी सीट थी। देखिए, और गिरिराज किशोर आते थे, फिर हर 2 महीने में एक बार आते थे, बैठक लेके जाते थे, आकांक्षी सीट, और उन्होंने जीत के बताई वो सीट, जीत के बता दी मध्य प्रदेश में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ भी इस बार ये किया कि वो सीटें आइडेंटिफाई की बिहार में, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाज था कि ये निकाल सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और जोड़ तोड़ के। जैसे आप ये देखिए कि वो तमाम सीटें जहाँ पे कि इंडिया गठबंधन के लोग आमने सामने लड़ गए, उन सीटों पे भाजपा जीती है। हाँ, 2 की लड़ाई तीसरे की भलाई। हाँ, तो वो इन्होंने सब आइडेंटिफाई करके रखी। तो आप सही कह रहे हो ब्रजेश जी कि ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है। इनकी रणनीति आप ये देखो 365x24x7 रहती है, साल भर चुनाव के मोड में रहते हैं, उसमें रहते मिशन मोड में काम करते। दूसरा आप देखो 98 में जब नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी बन के जब भोपाल आए, तो उन्होंने एक वो चलाया, समयदानी कार्यकर्ता निकाले, जो बिल्कुल आरएसएस के पैटर्न पे 6 महीने पहले उन सबको फील्ड में भेज दिया। उनकी काम ये था कि वो जाएंगे, वहाँ के जो कार्यकर्ता घर बैठ गया है, वैसे सब कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करेंगे, और ये जो नहीं हो पा रहा है उनकी रिपोर्ट भोपाल भेजेंगे, तो भोपाल से फिर विशेष उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। इस बार बिहार के चुनाव इस तरह, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, ये जितनी भी सफल इनकी इस तरह के जो टोटके हैं ना, वो हर चुनाव में यूज़ करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें एक जो कार्यक्रम था वो था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसको बिहार में लागू किया। बहुत कम लोगों को पता होगा, बीजेपी को में तो पता ही है, विष्णुदत्त शर्मा पिछले 3 महीने से बिहार में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान यहाँ से फ्री होते हैं, उनको बिहार में लगा दिया था। तो ऋषि भाई, जो आपने मेरा बूथ वाला बताया, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये शुरू करा था इंदौर में एक भाजपा का नेता है अजय सिंह नरूका। अच्छा, वो मेयर बना मेयर नहीं बना, वो नेता जो प्रतिपक्ष था वहाँ पे, नहीं नेता प्रतिपक्ष नहीं, सभापति नगर निगम में। ये उसने अपने पार्षद क्षेत्र में ये अपने स्तर पे ये योजना बनाई थी मेरा बूथ कि मेरा बूथ सबसे मजबूत।
वो प्रयोग इतना सफल हुआ उनके चुनाव में कि वहाँ के संगठन ने उसको अपना लिया और फिर वो प्रदेश के संगठन ने अपना लिया। तो और ये आपने सारी जो चीजें जाती बी है। डी शर्मा जी की बात की तो मुझे बी डी शर्मा के बारे में पता लगा कि बी डी शर्मा जब वहाँ गए उनको ये बहुत लोग यहाँ से विश्वास सारंग गए थे, बी डी शर्मा गए अरविंद थे, भदौरिया, अरविंद भदौरिया गए थे, कुछ और लोग गए थे जो नरोत्तम मिश्रा गए थे। हाँ, मुख्यमंत्री से प्रचार के लिए जाते मुख्यमंत्री थे, ने तो सिर्फ प्रचार के लिए हाँ, वो आते लोग होते। संगठन के स्तर मगर पर वो काम कर संगठन रहे है, सर। तो जब बी डी शर्मा वहाँ पहुंचे और एक जो मीटिंग हो रही जिसे अमित शाह ने ली तो उन्होंने पूछा बी डी तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे इस विधानसभा लोकसभा की जिम्मेदारी, सबको एक एक लोकसभा सीट दी हुई थी, तो उन्होंने उस संगठन में प्रभारी थे उनको झिड़क के कहा कि इसको एक लोकसभा सीट दी है, आपको मालूम नहीं पूरा स्टेट जिता के लाया ही है, इसको 7 लोकसभा सीटें दो। हाँ, ज्यादा अनुभव है इनको। हाँ, ये पूरा स्टेट जिता के लाया है, इसको 7 लोकसभा सीटें दो। तो फिर उन्होंने पूछा भाई कितनी करोगे, तो उन्होंने कहा 2 दे दीजिए, ज़्यादा 3 दे दीजिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे एक एक कार्यकर्ता की वो पहचान रखते हैं कि कौन सा आदमी कब क्या करेगा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था सर, तो यहाँ पे पूरे देश भर से लोग आए थे वो बूथ वाले के लिए, और वो आए थे, उनका मोदी जी आए थे उसमें, मोदी जी ने, हाँ मोदी जी ट्रेनिंग ने के लिए। उनका ओरिएंटेशन किया था, और वो सब लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके जहाँ जहाँ गए उस स्टेशन पे छोड़ने उनको बी डी शर्मा गए थे। हाँ, आपको याद है ट्रेनों में बिल्कुल, भर भर के उनको अलग अलग जिलों में गए थे। नहीं, बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी गंभीरता से चुनाव को लेते हैं, उतनी गंभीरता से दूसरे दल नहीं लेते हैं, ये हमने देखा है। देखिए इसके बाद मेरा कहना है कि उसके बाद गाली गलौज टीवी पे जो चलती है वो चलती है अपनी जगह, पर ये भी देखना पड़ेगा कि संगठन स्तर पे बीजेपी कहाँ है और बाकी दल कहाँ है। आरजेडी के पास भी संगठन नहीं है, वैसा संगठन नहीं जैसा जेडीयू के पास नहीं संगठन था, सिर्फ बीजेपी के पास। तो अभी बिहार के चुनाव के संदर्भ में हम बात करें, इनके साथ सिर्फ सत्ता के शोर में वो जुड़ते हैं, बस जुड़ते हैं वो बस लड़के। बस, हाँ। और वो 365 दिन काम करता है इसका। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी भी खुंदक में आता है ना तो वो खंदक नहीं पालता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खुंदक में आया तो खंदक पाल लेता है, उसका इसको निपटा के छोड़ेंगे। पर वहाँ क्या होता है, विचारधारा के स्तर पे वो इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ परिवार वाली ऐसे कुछ कर लेते हैं वो लोग कि संघ से बुला लिया, विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गई। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ संगठन अनुशासन यही जरूरी है या फिर मुद्दे और जनता की बातें करना? नहीं, दूसरी चीज भी मैंने आपसे कहा ना कि इसमें आर्थिक भी जो महिलाओं का फैक्टर योजना, बहुत बड़ा फैक्टर है, सरकारी योजना, हाँ। और यूथ को, इन दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये देखो कि एक दो चीजें इस चुनाव से और बहुत बड़ा मिथक जो है वो खत्म हुआ है। मैं मानता हूँ 2 चीजें। एक तो जो बिहार के ऊपर जातिवाद के आधार पे वोट डालने का कलंक था, बिल्कुल वो इस बार के चुनाव में खत्म हुआ। बड़ी बात है ये कि लोगों ने अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस दी कास्ट लाइन वोट डाले हैं। तो क्यों डाले? क्योंकि उनको, महिलाओं को लगा कि ये सरकार हमको पैसा दे रही है अकाउंट में, ये आगे भी देने का वादा कर रही है कि 2-2 लाख रुपए देंगे आप अपने। और वहाँ वो सरकार थी जो पिछले 20 साल से महिलाओं को खास फोकस किए हुए थे। महिलाओं को, बच्चियों को स्कूल वो साइकिलें दी हुई थी, शराबबंदी की हुई थी, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की हुई थी। जो परसेप्शन था वो चेंज हुआ था। तो एक आपको इम्पोर्टेंट चीज और बताऊं मैं कि मुसलमानों को लेके जो एक बना हुआ था पहले से कि ऐसा है, मुसलमानों यादव गठबंधन, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आर्थिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया। पसमानदा मुसलमान जिनको तय करा, ये वो लोग हैं जो कन्वर्ट होकर के आए थे। तो इनके यहाँ भी मुस्लिम में भी मैंने पता किया कि भाई सैयद, शेख, पठान के बाद ये 3 अपर कास्ट हैं, और फिर जो उसके नीचे जो दूसरे धोबी, मल्ला और ये सब पसमानदा के बाद बीजेपी भी करती है। हाँ, तो वो पसमानदा मुसलमानों को, अनवर एक होते थे जनसत्ता में वहाँ पे पत्रकार जो बाद में राज्यसभा में आए, वो उन्होंने ये बताई थी बात, नीतीश कुमार ने आर्थिक आधार पे जो कमजोर थे ये वर्ग, उनको आरक्षण दे दिया। और नीतीश कुमार ने इस बार भी कम से कम 4-5 मुसलमानों को टिकट दी है और वो उनसे 2-3 जीते भी हैं। जीते होंगे। हाल बीजेपी जब अमित शाह से पूछा कि आपने क्यों नहीं दी, तो हम देते ही नहीं हैं, उन्होंने साफ मना किया। बहुत क्लियर है उनका। हाँ, आरजेडी ने, वो जेडीयू ने दिए, उसमें जीते, चिराग ने भी दिए, तो चिराग ने भी दिए। तो अब दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले जो बम विस्फोट भी हुआ दिल्ली में, एक कुछ ना कुछ देखिए आप, उसका कारण वो उसका असर तो होता ही है। एक देश भर में एक कम्युनिटी के खिलाफ माहौल तो बनता ही है, क्योंकि उस सारे उसमें देखिए आप, उसमें डॉक्टर के, हाँ, पढ़े लिखे तबका लोग लोगों का बड़ा शामिल है, भ्रम टूटा कि तो वो भी एक जाता, उससे ध्रुवीकरण तो होता ही है, आप उसको भले माने वो नहीं माने। कांग्रेस कहाँ गलती कर गई? वोट चोरी का मुद्दा क्या बिल्कुल भी नहीं चला? देखिए कांग्रेस ने तो पहले, ये तो अभी चुनाव के समय की गलती तो अपनी जगह है,
आप इसके थोड़ा पीछे जाओ, इन्होंने तो तब गलती कर दी बहुत बड़ी जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के चेयरमैन बनना चाहते थे और उनको ममता के दबाव में इन्होंने उनको मना कर दिया और वो तब से उधर चले गए और फिर परमानेंट हो गए, एक बड़ी गलती। और उसके अलावा अगर अपन चुनाव की बात करें, आप ये देखो कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन राहुल गांधी मुझे अभी भी पता नहीं क्यों रिलक्टेंट से पॉलिटिशियन लगते हैं, जो उनके ऊपर आरोप हमेशा से चस्पा रहा है कि वो आते हैं और विजिटिंग प्रोफेसर की तरह राजनीति करते हैं। देखो अब वो खरगे सिर्फ नाम के लिए अध्यक्ष है, हम भी समझते हैं कांग्रेस 30-35 साल से कवर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो वहाँ गए, वहाँ रैली करी, वोट अधिकार यात्रा निकाली और फिर अचानक वो मलेशिया चले गए और लंकावी से उनकी तस्वीरें आ रही हैं स्कूटर चलाते हुए। तो ये क्या होता है, ये गलत संदेश जाता है लोगों में। वो टिकट बंटवारे को लेके बहुत झगड़े हुए और अशोक गहलोत को वहाँ जाना पड़ा, सबको समझाना पड़ा। वो एयरपोर्ट पे वो उनके और प्रभारी आप अच्छा के साथ ये धक्का ऋषि मुक्की मुझे हुई। बताइए, जिस तरीके से उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री घोषित किया तो उससे लगा कि उन्होंने अपना मुसलमान वोटर को कमजोर कर दिया, क्योंकि ओबीसी को ज्यादा से को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। मल्लाह के वोट भी नहीं मिले, मल्लाह के वोट एक भी सीट नहीं जीत पाए, वो खुद मछली पकड़ने होते रहे, मछली भी नहीं मिली, वही कह रहा डूब हूँ गए। कि ये जो है ना, जो भी उनके सलाहकार हैं, कमे उसमें कटाक्ष किया भी कि वो तालाब में कूदे पूरी कांग्रेस को और उसको ले डूबे। अच्छा, मगर अब ये दिलचस्प हो गया है कि इतनी भारी बहुमत आया है, नीतीश कुमार के नाम पे आया, नीतीश की जो जेडीयू है अच्छी खासी उन्हें सीटें पाई हैं, 85 सीटें पाई हैं और 12 सीटों पर गेन किया है। बीजेपी ने 89 सीटें पाई हैं और 15 सीटों का गेन किया है। तो उस सब के बावजूद जो मुख्यमंत्री पद उन्होंने आखिर तक मुख्यमंत्री का चेहरा या कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बीजेपी ने किसी रणनीति के तहत छिपा के रखा था, क्योंकि लगता रहा नीतीश कुमार तो बनेंगे ही, तो किसी रणनीति के तहत छिपा के रखा था उनका नाम या चेहरा की वो एक बड़ा कारण ये भी था कि एक बोल भले ही रहे हों अभी की प्रो इनकम्बेंसी वोट गिराए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी दिमाग में तो रहता ही है। 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी, 20 साल सरकार चल रही है। उनके स्वास्थ्य को लेके तमाम खबरें चल रही थी, आपने देखा होगा मीडिया में कि वो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो कई बार स्टेज पे उनको देखा अजीब सी हरकतें कर देते हैं। हाँ होगा, तो वो चीज़ों का मीडिया में काफ़ी और सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था। तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोचा कि इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देंगे कि यही प्रत्याशी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बातें चल रही। नीतीश कुमार को बनाना बीजेपी की मजबूरी भी है, क्योंकि केंद्र की सरकार नीतीश और चंद्रबाबू के दम पे ही टिकी, तो बनाना तो नीतीश कुमार को ही पड़ेगा। और नीतीश भी इस उम्र में नहीं लगता हो सकता है कि नीतीश कुमार को मना ले कि अब आप अपना उत्तराधिकारी वो तो उनके भाजपा नारा में से चुन ले। भाई उनका तो नारा था 25 से 30 नीतीश। मतलब 2025 से 2030 उनकी पार्टी का नारा था, 20 से 25 नीतीश। पर क्या लग रहा है नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? अच्छा, एक हैरानी की बात है कि अब दो दिन हो गए, कल रिजल्ट आया और आज हम लोग शूट कर रहे हैं, तो मगर अभी तक नीतीश जी का चेहरा सामने नहीं आया है। हाँ, मैंने वही कहा आपको कि नीतीश जी की तबीयत खराब भी चली है, ये बात सच भी है, तबीयत खराब। दो चीज़ें जो सूत्र बता रहे हैं कि एक ये भी हो सकता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री के पे वो मान जाएं, केंद्र में बन जाएं वो मंत्री और उनके 2 मंत्री और उनके बेटे को भी एडजस्ट करने की बात चल रही है कि एमएलसी बना के उसको मंत्री बना दिया जाएगा, नंबर 2, 3 भी बना सकते हैं। एक इस तरह की बातें हैं। अब वो उस पर कैसे राजी करते हैं नीतीश जी को, वो भाजपा कैसे करेगी, वो देखने की वाली बात होगी। लेकिन उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि ये आप चंद्रबाबू नायडू भी इस पर बहुत कीन उस पर ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे चुनाव को। अच्छा, उनके लेके खबरें भी चल रही थी तमाम, क्योंकि ये चुनाव का परिणाम केंद्र की सरकार के सेहत पे पड़ सकता था। और आप इससे देखो, इससे 2 चीज़ें थी, 2 दिलचस्प बातें। अपन तीनों मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर जो अटकलें चल रही थी कि वो ये हुआ कि भाई चुनाव इतना बड़े जीत गए, तो सब कह रहे हैं कि मोहन यादव भी अब बहुत पावरफुल नेता हो गए, क्योंकि वो जिन सीटों पर गए 22 में जीता, अब वो यादव नेता हो गए। कल वो एक चैनल वाले दिल्ली से पूछ रहे थे उनसे कि अब तो आप राष्ट्रीय स्तर के, उनका नहीं मेरा सम्मोहन, उनने कहा सम्मोहन चल रहा मोहन जी का, तो उन्होंने कहा नहीं भैया मोदी जी का मेरा नहीं है सम्मोहन। अब क्या लग रहा है कि लोग कह रहे थे बस बिहार चुनाव के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए, बहुत हो गया, आधे घंटे का इसके ऊपर अलग ही विषय रिकॉर्ड करना नहीं, पर ऐसा इसमें इस बिहार चुनाव से ये भी निकल के आया कि पहले दिन से ही है, जब से बिहार प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम चलता है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, जो बीजेपी के बड़े भरोसेमंद हैं, मोदी शाह के। और इस बार धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और इतना भयानक विकेट दिलाई, तो कहीं ना कहीं उनको श्रेय तो मिल रहा है। तो क्या लग रहा है उनकी लॉटरी खुल जाएगी? अभी तो देखो, एक चीज़ जरूर है
कि जो चर्चाएं चल रही थी कि संघ की पसंद का बनेगा, संघ का दबाव रहेगा या मोदी शाह के हिसाब से ही होगा, तो मुझे लगता है बिहार की इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब जो मोदी शाह चाहेंगे वही होगा। और वो चाहेंगे तो फिर मेरे को लगता है कि वो धर्मेंद्र प्रधान कोई बना सकते हैं। हाँ, वो धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव में से दो में से किसी को कोई बना एक को सकते हैं। भूलने की लॉटरी संभावना, क्योंकि ये दोनों अमित शाह के बहुत विश्वस्त और करीबी लोग हैं। अपने मतलब शिवराज आप जी ये कहना चाह रहे हो कि जिसके कारण बिहार चुनाव जीते हैं, जिस योजना का जो सूत्रपात जिसने किया उसको नहीं बनाना है। हाँ, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा लाडली हूँ। बहना वालों को याद कर रहे हैं आप। लाडली बहना वालों को। नहीं, अब वो बिल्कुल। देखिए, शिवराज जी का नाम तो चल ही रहा है, बीच बीच में संघ प्रमुख के साथ उनकी बैठक हुई तो बात उठी भी और उनको माना भी जा रहा है कि वही वो सब कुछ स्वीकार रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा पर कि बिहार चुनाव में शिवराज जी बहुत कम जगह दिखे। हाँ, पर उनको भेजा तो गया था, मगर कम जगहों पे भेजा, मगर वो भी गए थे और स्टार प्रचारक वो भी थे वहाँ पे। हाँ, वो थे। राजनीति तो होती ही है ना। आप तो लगातार कभी छापे भी पड़ते हैं तो कहते हैं लोग कि अध्यक्ष बन रहे थे इसलिए उनके करीब लोगों के छापे पड़ रहे हैं, तो इस तरह की बातें भी है। पर लोग मान रहे हैं कि जो बिहार चुनाव था, वाटरशेड इलेक्शन था, माने उसने बहुत कुछ बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया है कि अब बिहार को एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। महिला वाली जो कैश बांटने वाली स्कीम है हर सरकार लागू करेगी। अब रेवड़ियाँ खूब बटेंगी। सरकार से हटना तकरीबन मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग भी एक तरीके से कहीं ना कहीं संदेह के एक दायरे में तो है। इसमें इसको आप वो एक विषय थोड़ा अलग है, लेकिन देखिए वो मुझे लगता है कि उस विषय को विपक्ष उठाता जरूर है, पर उस पे तथ्य नहीं, वैसे तथ्यों के साथ आते नहीं लड़ने। सड़क पे नहीं आ पा रहे ना आप। उसको या तो आप उस पे आरोप लगाओ तो फिर उसको साबित करो। नहीं, आप एसआईआर का आरोप माने कहते हो कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, बहुत रिपीटेशन है, मगर उसी को ठीक करने तो लिए चुनाव आयोग एसआईआर करता है। सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि पहला चुनाव जिसमें कहीं रिपोल नहीं हुआ। वो पहला चुनाव जहाँ वायलेंस नहीं हुआ, एक बार एक भी मतदान केंद्र पे रिपोल मतलब नहीं कई हुआ। प्रतिमान Violence ध्वस्त नहीं हुए हुआ। हैं हाँ। इस बिहार चुनाव में। आप ये देखो कि कितनी चीजें ध्वस्त हुई हैं। ये अपने आप में मतलब जो बोलते हैं वो कि प्रयोग है कि संयोग है, उस टाइप की बातें इसमें तो कुछ। पहले आप सोचो बिहार के चुनाव होते थे क्या अरे, बूथ लूट कितना रहे हैं, violence कवर होता करने था। गया हूँ मैं तो कई हत्या हो रही चुनाव। है। हत्या होती थी, बूथ लूट होती थी, रीपोलिंग होती थी। वहाँ रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता था। रिपोर्टिंग करना मैंने तो मुश्किल कई होता था। बार रिपोर्टिंग करी है बिहार चुनाव की जा जाके, और ये हालत होती थी कि उन्होंने कहा भागलपुर मत जाना, मुंगेर मत जाना, फलाना मत जाना। और अब इस बार तो कोई ना तो कहीं गोली चली ना कोई भूत लूटे गए। इवेंट से निपट गया चुनाव। बहुत अच्छा चुनाव, मतलब इसका श्रेय भी अब चुनाव आयोग को दे रहे हैं। अब वो क्या करेंगे ये मुझे लगता है। देखिए एक बात है कि अब ये लोग भी मानने लगे हैं कि सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात पब्लिक ने मान लिया। पब्लिक मान लेती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में आप कैसे जीत जाते, बंगाल कैसे जीत जाते, 99 सीट कैसे आ गई लोकसभा में यदि ऐसा ही था तो। हाँ, राहुल गांधी की सीट वो कह रहे हैं कि पहले आप वहां से छोड़ो। तो इसको यहाँ वाइंड अप करते हुए पूछेंगे आपसे कि बिहार चुनाव को एक शब्द में या एक वाक्य में आप किस टाइप का चुनाव कहेंगे, किस रूप में याद करेंगे बिहार चुनाव को? मैं तो ये देखिए इसको मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ इस दृष्टि से कि इससे ये जो लंबे समय से कई सारे संशय और भ्रम जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे वो सब धराशायी हो गए। तो ये एक मोदी शाह युग का ये चुनाव एक सबसे अहम पड़ाव मानता हूँ मैं इस बिहार चुनाव को। यहाँ से राजनीति उनकी पक्ष में और मजबूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई की बात से मैं सहमत हूँ। और इस चुनाव से ये भी हो गया है कि अब चुनाव जीतना उतना मुश्किल सरकारों के लिए, सरकारों के जो सत्ता में उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज खत्म हो गई। प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। ये नया नारा लिया शुरू से आप सरकार बनाओ उस दिन से शुरू हो जाएगा। नहीं, वो आप सही कह रहे हो ऋषि भाई कि अब पैसा जो है वो गैर कानूनी पहले बटता था, अब कानूनी रूप से बटने लग गया। इसको दे रहे हो आप, खाते में दे रहे हो भाई, नंबर 1 का पैसा जा रहा है। क्या तुम ही दारू खरीद के पी लेना। हमारी टीम नहीं आएगी रात को। इस अच्छी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं कि बिहार चुनाव कई मायनों में बिल्कुल अलग चुनाव था और एक ऐसा चुनाव जिसको हम सब लंबे दिनों तक याद रखेंगे कि ऐसा चुनाव जिसमें वायलेंस नहीं हुई, एक ऐसा चुनाव जिसमें रिपोल नहीं हुआ और एक ऐसा चुनाव जिसमें मोदी शाह की टीम ने क्लीन स्वीप अप किया। पीके की तो हम लोग बात ही इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि पीके की बात हम लोगों ने इसलिए नहीं की, पीके इस पूरे चुनाव में कोई फैक्टर रही नहीं, उन्होंने एक भी सीट जीती नहीं, इसलिए हम लोग पीके की कोई बात नहीं की। तो पीके के रूप में याद करेंगे कि एक पीके थे जो बहुत बड़े चुनाव जिताते थे, मगर जब खुद मैदान में उतरे तो उनका सफाया होगा। तो चलिए इस अच्छी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर किसी ऐसे मुद्दे पर आपसे ऑफ द रिकॉर्ड में चर्चा करेंगे। नमस्कार।